कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और जब भी घर से बाहर निकलते होंगे मास्क लगाकर निकलते होंगे। इस कोरोना युग का सबसे बड़ा धर्म जो आज बन गया है वह जीवन रक्षा। तो जीवन की रक्षा कीजिए, अपने भी, आस पड़ोस के लोगों की भी, परिवार के लोगों की भी, और फिर ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए और ऑनलाइन मार्गदर्शन लेते रहिए। इसी मार्गदर्शन की कड़ी में करियर काउंसलिंग का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आपसे। और 10th का रिजल्ट अभी आ गया है कुछ दिन पहले, उसमें हमने कुछ 10-12 मिनट पिछले वीडियो में बात भी की थी। मैंने सोचा लंबा वीडियो ना हो जाए तो वहीं पे उसको रोक दिया था। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जब आप विषय का चयन करते हैं या स्ट्रीम का चयन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जरूरी होता है रुचि। आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद रुचि का विषय तो मान लीजिए आपने ले लिया, आपकी साइंस में रुचि है, साइंस स्ट्रीम में चले गए, आर्ट्स में रुचि है, आर्ट्स स्ट्रीम में चले गए, कॉमर्स में रुचि है, कॉमर्स स्ट्रीम में चले गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 10th में बच्चा लाए खूब नंबर 80%, 85% और 11th में जाके फेल कर जाता है। फेल क्यों कर जाता है कि 11th में जाकर के गाइड कर देते हैं उसके शिक्षक या कोई और, या कई बार लोग खुद से भी अपने आप को गाइड कर लेते हैं और उनको लगता है वो अभी तक गलती किया जो हिंदी माध्यम में पढ़ाई किया, अब अंग्रेजी माध्यम ले लेना चाहिए। और अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में उनकी उतनी गति नहीं होती। तो जिस माध्यम का भी आप चुनाव करते हैं उसमें आपकी गति होनी चाहिए। रतन टाटा आप जानते होंगे ने एक बार कहा था कि मैं सही या गलत निर्णय नहीं लेता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उसको अपनी मेहनत के दम पर, परिश्रम के दम पर या श्रम के दम पर उसको सही साबित करता हूं। तो ऐसा नहीं कि कोई लिया गया निर्णय बिल्कुल गलत होता है या लिया गया कोई भी निर्णय बिल्कुल सही होता है। निर्णय बस निर्णय होता है, लेकिन निर्णय लेने के बाद जो हम एक्शन लेते हैं और उसका जो रिएक्शन होता है, कई बार व्यक्ति जन्य भी होता है, कई बार समाज जन्य भी होता है, कई बार परिस्थिति जन्य भी होता है। तो उसके कारण आपका निर्णय कई बार गलत साबित हो जाता है, कई बार सही साबित हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होगा, ऑब्जर्वेशन पावर होगा, अवलोकन करने की क्षमता होगी, अपनी कमियों का अंदाज होगा, वह व्यक्ति गलत निर्णय कम लेगा। इसलिए माध्यम का चुनाव, अगर आपको लगता है कि आप 10th के बाद माध्यम बदलने की स्थिति में हैं तो आप माध्यम बदलिए, और नहीं तो फिर 12th के बाद भी एक ऑप्शन होता है। अगर आप स्विच ऑफ स्विच ऑन करना चाहते हैं, इंग्लिश माध्यम में जाना चाहते हैं या इंग्लिश माध्यम से हिंदी माध्यम में आना चाहते हैं या किसी और माध्यम में जाना चाहते हैं, तो 11th में अगर आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं तो साइंस में थोड़ा सा सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एकाएक 10th में आप जितना पढ़ते हैं उसे 2 गुना 3 गुना सिलेबस हो जाता है और काफ़ी दबाव वहाँ होता है। वहाँ पे मीडियम का भी बदल जाना काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है, परेशानी पैदा करने वाला हो सकता है। इसलिए माध्यम का चुनाव भी करें तो उसमें भी खूब सोचें, खूब समझें, अपनी क्षमता का अंदाज लें। और अभी इस साल देखिए क्या होता है, आने वाले समय में कब स्कूल और कॉलेज खुलेंगे कोई कह नहीं सकता इसके बारे में। तो अभी मान के चलिए कि आपका आधा सेमेस्टर जो है, आधा साल, वो लगभग ऑनलाइन स्टडी में ही जाएगा। और उसके बाद अगर स्कूल खुलता भी है या कॉलेज खुलता भी है तो उसके बाद भी ऑनलाइन स्टडीज़ अब बंद नहीं होगी। कोरोना ने आकर के पूरी दुनिया को बदल दिया और सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम को सबसे ज़्यादा उसने प्रभावित किया है। इसलिए ऑनलाइन जितनी चीज़ें आपको उपलब्ध हो पा रही हैं उसमें क्या आप उस जिस माध्यम के साथ आप जा रहे हैं उसके साथ सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह आपको खुद तय करना होगा। यह कोई शिक्षक तय नहीं कर सकता, आपके माता पिता तय नहीं कर सकते, कोई नहीं तय कर सकता, बड़े भैया बड़ी दीदी भी नहीं कर सकते। आप स्वयं अपने आप को जज करिए। तो ये हो गया, रुचि की बात हो गई, माध्यम की बात हो गई। और तीसरा बिंदु जो मैं कहूँगा
कि आप यह भी देखिए कि जिस विषय को आप लेने जा रहे हैं उस विषय में आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में अच्छे शिक्षक उपलब्ध हैं या नहीं हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके पास फैकल्टी कैसी है, जो शिक्षक का समूह है, शिक्षक जो हैं आपके स्कूल में। मान लीजिए आपने ले लिया, आपने मान लीजिए साइंस लिया, साइंस में फिजिक्स ले लिया और फिजिक्स के टीचर ही नहीं है स्कूल में, तो फिर आप क्या करें? क्योंकि 11th-12th का जो फिजिक्स है वो 10th के लेवल से बहुत वास्ट होता है, तो वहाँ पे आपको परेशानी है। आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, इकोनॉमिक्स बिल्कुल अपडेटिंग सब्जेक्ट है, हमेशा अपडेट मांगता है आगे तक भी। तो उसमें अगर आपको शिक्षक अपडेट करने वाले हैं, अपडेट देते रहते हैं, वो न्यूज़ देखते रहते हैं, तो आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने सीनियरों से बात करनी होगी जो उनसे पढ़ चुके हैं। वो भी एक आधार हो सकता है विषय के चुनाव का। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मेरी इस विषय में रुचि नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरी गणित में रुचि नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने गणित के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत नहीं किया है। अगर मैंने गणित के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया होता तो मेरी उसमें रुचि अपने आप पैदा हो गई होती। तो रुचि पैदा करने में एक भूमिका तो ये होती है कि हम कितना मेहनत करते हैं, कितना समय उस विषय के साथ बिताते हैं, और दूसरा जो स्कूल के टाइम में हम होते हैं उस समय उस कम उम्र में शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है आपकी विषय में रुचि पैदा करने में। मैं शुरुआती जब 6ठी 7वीं 8वीं में था, 6ठी 7वीं में, तो जो शिक्षक हमें विज्ञान पढ़ाते थे तो विज्ञान में उतनी रुचि पैदा नहीं होती थी। फिर बाद में ट्रांसफ़र से कोई नए शिक्षक आए तो खूब विज्ञान में रुचि पैदा हो गया, आगे विज्ञान पढ़ने की ललक बढ़ती गई। तो ये स्कूल के दिनों में शिक्षक के बदलने से आपकी रुचि अभिरुचि तय होती है, बदलती भी है। इसलिए इस उम्र में आपको भी कई बार पता नहीं होता कि हम किस विषय का चयन करें। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया नहीं पिछले वीडियो में कि आपने या मैसेज करके या व्हाट्सएप करके या कॉल करके कि आप किस माध्यम को लेना चाहते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइए, उसी के आधार पे हम अगला वीडियो शूट करते हैं, अगला वीडियो बनाते हैं। तो मुझे जब आपकी स्थिति का परिस्थिति का पता ही नहीं रहेगा कि कितने बच्चे क्या लेना चाहते हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, तो फिर उसमें हमें भी बात करने में दिक्कत होगी और सही मार्गदर्शन आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए कमेंट करना ज़रूरी है। कमेंट करके हमें मतलब एक संवाद, एक डायलॉग स्थापित होना चाहिए विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में। तो उस डायलॉग को स्थापित करने में ज़रूरी है, आपकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। डायलॉग स्थापित करिए। और शिक्षक का चुनाव जब हो गया तो उसके बाद हम इस आधार पर, रुचि के आधार पर, माध्यम के आधार पर और शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर हम विषय का चयन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने आज की तारीख में मैं बात कर लेता हूं, साइंस स्ट्रीम की बात कर लेता हूं। मान लीजिए किसी बच्चे ने तय कर लिया कि हमें साइंस के साथ जाना है, हमें 11th-12th की पढ़ाई जो करनी है, आईए नहीं करना है, आईकॉम नहीं करना है, हमें आईएससी करना है, हमें आईएससी करना है। ठीक है, डिसाइड कर लिया आईएससी करना है। तो इसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है, किस आधार पे आप तय करेंगे कि आप साइंस पढ़ने के लिए लायक हैं? बहुत बार बच्चे होते हैं वो 45% लाते हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी साइंस लेंगे भाई। बहुत विद्यार्थी मैंने ऐसे भी देखे जो 85% लाते हैं, 90% लाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं हम आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिशत
आपका 10th में आने वाला प्रतिशत यह तय नहीं करेगा कि आप कौन सा स्ट्रीम लेंगे। आप साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, यह आपका प्रतिशत तय नहीं करेगा, लेकिन स्कूल प्रशासन तो करेगा। हर स्कूल अपना कुछ क्राइटेरिया फिट करता है और उसके आधार पे वो 11th में एडमिशन करता है। जो 10th पास किए हैं और दूसरे स्कूल के बच्चे भी माइग्रेट होकर के आते हैं, तो उनके लिए भी क्राइटेरिया। तो अब लेकिन अगर स्कूल ही ना दे, मान लीजिए हमने एक स्कूल खोला और स्कूल में मैंने तय कर दिया कि जो बच्चा 60% लाएगा उसी को हम साइंस देंगे, या जो बच्चा 70% लाएगा उसी को हम साइंस देंगे। तब क्या करेंगे आप? तब अगर मान लीजिए आपकी बहुत गहरी रुचि है साइंस में, हो सकता है किसी कारण से आपका 10th में नंबर कम आ गया, साइंस मैथ्स में नंबर कम आ गया, लेकिन आपकी रुचि है, आपको उस माध्यम में मार्गदर्शन उपलब्ध है, शिक्षक उपलब्ध हैं, या तो स्कूल में या ट्यूशन सेंटर में या ऑनलाइन क्लासेस में, आपके पास अच्छे टीचर उपलब्ध हैं, आपके पास साधन है, तो आप फिर स्कूल चेंज करिए। अगर 70% आपको नहीं आया और स्कूल कह रहा है कि 70% पे ही हम साइंस देंगे, तो आपको फिर स्कूल चेंज करना चाहिए। अपने विषय का को नहीं बदलने की आवश्यकता है, साइंस लीजिए। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताइए, फिर उसको अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए किसी स्कूल ने तय कर दिया कि 60% पे ही हम लेंगे और हमारा 60%, लेकिन उसमें कह दिया कि 60% लेंगे लेकिन मैथ्स में 70 से ऊपर होना चाहिए, ओवरऑल 60 और उसमें मैथ्स में 70 से ऊपर होना चाहिए, तब हम देंगे। तब भी एक समस्या की स्थिति पैदा होती है, एक परेशानी की स्थिति पैदा होती है। आपने साइंस ले लिया, ठीक है, साइंस लेने के बाद दो चीज होता है। इंडिया में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जो बहुत महत्वाकांक्षी गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, पहले ही तय कर देते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। तो अगर आप इंजीनियर आपके भविष्य में बनना है तो आप मैथ्स लेंगे, और मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी लेना होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब यहां तक तय हो गया। अब एक गलती जो करते हैं बच्चे, और वो छोटी क्लास से ही एक माइंडसेट होता है, नहीं जानकारी होती है छोटे बच्चों को भी, जो अभी वीडियो देख रहे हैं 9th में हैं या उससे भी छोटी क्लास में हैं, वो पहले से ही माइंडसेट डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो हम मैथ्स पढ़ के क्या करेंगे, मैं मैथ्स पढ़ के क्या करूंगा या मैं मैथ्स पढ़ के क्या करूंगी, ये शुरू से ही माइंडसेट ले देंगे और ऐसा होता है। तो मान लीजिए आपने जाकर के बायोलॉजी ले लिया, 11th में बायोलॉजी लिया और मैथ्स छोड़ दिया, मैथ्स अगर आपने नहीं लिया, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपको मेडिकल का एग्जाम जब भी आप देने जाएंगे, आपको वहां पे बहुत परेशानी आएगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे टच में हैं जिन्होंने बायोलॉजी से कर तो लिया 11th 12th, लेकिन आगे जाकर के उनको परेशानी आ गई, आगे जाकर के उनको समस्या आ गई, क्योंकि बायोलॉजी जब आप लेंगे तो इसके साथ आपको लेना पड़ेगा फिजिक्स, इसके साथ आपको लेना पड़ेगा केमिस्ट्री, और मैथ्स आपने लिया नहीं, तो बिना मैथ्स के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो आपको फिजिक्स में भी दिक्कत हो जाएगी, और मैथ्स अगर कमजोर है तो केमिस्ट्री में भी कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो मेरी सलाह तो ये होगी कि अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो हमेशा विथ मैथ्स लीजिए, अगर आपको मेडिकल की तैयारी करनी है। और अगर मेडिकल की तैयारी नहीं करनी है तो आप गणित छोड़ सकते हैं, और जो इंजीनियर बनने का ख्वाब रखते हैं उनके लिए बहुत आसान है, मैथ्स ले लीजिए, प्लस उसके बाद आप फिजिक्स ले लीजिए, उसके बाद आप केमिस्ट्री ले लीजिए।
और कंप्यूटर जानना जरूरी है। मान लीजिए उसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनना है, हथौड़ा नहीं चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, तो कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस ले लीजिए। और आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश जो है, एक लैंग्वेज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो भाग्य से दुर्भाग्य से पता नहीं कैसे, लेकिन हमारे यहाँ वो कंपलसरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, इंग्लिश है। तो ये मैथ्स वालों के बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और अगर मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए फिजिक्स के बाद आपको यहाँ मैथ्स भी पढ़ना होगा और फिर उसके बाद आपको इंग्लिश भी पढ़ना होगा। तो ये अगर मेडिकल के इंजीनियरिंग के लिए ये वाला ठीक है, इंजीनियरिंग का सोच रहे हैं। अगर आप डॉक्टर साहब बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। और अगर मान लीजिए सीधे आप बायो लेकर के सिंपल आपको जूलॉजी से बॉटनी से आपको ग्रेजुएशन करना है, आपको डॉक्टर नहीं बनना, तो आप मैथ्स छोड़ दीजिए। फिर आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। इसके साथ फिर आप चाहें तो यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं। लेकिन हिंदी लेंगे, अगर मान लीजिए आप आगे बायोलॉजी लेना चाह रहे हैं, बायोलॉजी जूलॉजी से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर हिंदी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप चाहें तो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एक अच्छा विषय हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग साधारण रूप से भी, उनको इंजीनियर भी नहीं बनना है, डॉक्टर भी नहीं बनना है, कुछ और करना है। मान लीजिए उनको होटल मैनेजमेंट करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, आईटीआई करना है, पॉलिटेक्निक करना है, वोकेशनल कोर्स करना है, पारा मेडिकल करना है, जनरल कंपटीशन देना है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है। इन सब विषयों पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।